अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो तुम्हें टाइम पे छोड़ देंगे, ठीक है बेटा। आज जैसा मैं बोल रही हूँ कि कैपेसिटर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा, तो कैपेसिटर्स की मेजरली मैं क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ, थोड़े तुमने शायद थोड़े बहुत सॉल्व भी कर रखे होंगे, तो एक बार ट्राई करो कि कैसे करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व। सारे थोड़े अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, ट्राई टू सॉल्व इट, टेल मी कि हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या अप्रोच लगाई जाए। क्वेश्चन को देखते ही थोड़ी अप्रोच दिमाग में आनी चाहिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा अंजलि। मैम इसमें पहले इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी निकाल लेते हैं, उससे वर्क ठीक है, बना जाएगा। ठीक है, चलो निकालो, निकालने की कोशिश करो जैसे आप बोल रहे हो। इनिशियल एनर्जी निकालो, फाइनल एनर्जी निकालो। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी आप कैपेसिटर्स की वजह से निकालोगे तो उससे आपके पास वर्क डन आ जाएगा। चेंज इन एनर्जी को यूज करके आप वर्क डन निकाल सकते हो। एनर्जी का एक्सप्रेशन तुम लोगों को पता ही है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। एक बार निकालने की कोशिश करो उससे बेटा आंसर। आंसर बताओ ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने की। अच्छे क्वेश्चंस हैं थोड़े से, मैं बता रही हूँ कैपेसिटर पे ज्यादा फोकस वाले क्वेश्चन है। किरचॉफ लॉ वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगी, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो चीज रहेगी वो हम देखेंगे, ड्रॉ करके उसको यूज करेंगे किरचॉफ लॉ वाली चीज को, कि चार्ज भी हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे एक टाइमर भी होना चाहिए क्लास में ना, कि टाइमर कितना देना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 1 मिनट काफी है, 1.5 मिनट काफी है। चलो थोड़ा सा देखते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ते हैं क्या है, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चा हमें, ईच प्लेट, इसका बी लग रहा है। बी लग रहा है, हाँ बी शायद सही ऑप्शन है आई थिंक। हाँ, क्यू स्क्वायर अपॉन 2x, बी इज द राइट ऑप्शन, वेरी गुड बेटा। अब कैसे करना है देखो, ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज एन एरिया, ऐसा भी कोई डाइलेक्ट्रिक वगैरह नहीं डाला है, सिंपल क्वेश्चन है, हैज एन एरिया एस। ऑप्शन बी आ रहा है। बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन इज द मैम राइट आ गया, आंसर। बी आ रहा है। वेरी गुड, गुड जॉब एवरीवन, ऐसे ताली बजा लो अपने लिए ठीक है। तो what amount of work has to be performed to slowly increase the distance between the plates from x1 to x2 if the charge on the capacitor is equal to q। तो सिंपल सिंपल चीजें, जो जो चीजें गिवन है हम लोग वो चीज लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या क्या है, द एरिया ऑफ द प्लेट इज गिवन टू अस, एरिया ऑफ द प्लेट आपको एस गिवन है, ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेट हम लोगों को एस गिवन है। इनिशियली देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, तो इनिशियली डिस्टेंस हमें x1 गिवन है, बिल्कुल सही बेटा। इनिशियली डिस्टेंस हमें x1 गिवन है, उसके बाद हमें बोला गया कि ये प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस हमने चेंज कर दिया, और जो डिस्टेंस है फाइनल डिस्टेंस हमारा कुछ x2 हो गया, x2। ठीक है। और उसके अलावा हमें चार्ज भी गिवन है कैपेसिटर पे, चार्ज आपको क्योंकि गिवन है तो चार्ज हम अपना कांस्टेंट मानेंगे, चार्ज हमें जो गिवन है दैट इज गिवन एज q। तो यार बहुत ही सिंपल सी चीज है, इनिशियल स्टेट पे कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, एस एप्सिलॉन नॉट बाय x1। वेरी गुड, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होती है ना, तो यार यहाँ पे एस एप्सिलॉन नॉट अपॉन x1 हो जाएगी ना। एस इज द एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट तुम्हें पता ही है, x1 इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो ये हो गई मेरी C1। यहाँ से मैं कुछ एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल सकती हूँ। U1 आपको पता है क्यू स्क्वायर, हाँ क्यू स्क्वायर बाय 2c होता है, तो मेरे पास एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आएगा जब मैं इसको डिवाइड वगैरह करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर, 2 होगा, x1 ऊपर चला जाएगा अपॉन 2s एप्सिलॉन नॉट। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फिर फाइनल एनर्जी भी तुम लोग निकाल सकते हो। अब फाइनली व्हाट इज हैपनिंग, कैपेसिटेंस जो है मेरी चेंज हो रही है, एरिया ऑफ द प्लेट इज रिमेनिंग द सेम, एप्सिलॉन एस नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट x, बाय x2। ठीक है। तो यहाँ पर अब u2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगेन क्यू स्क्वायर अपॉन 2c2। तो इसकी मैं वैल्यू निकालूंगी तो ये कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर मैम x2। स्क्रीन पॉज हो गई। अच्छा, अभी कल की क्लास में मेरे साथ क्या हुआ, कल मेरी 11th की एक क्लास थी, उसमें मेरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्क्रीन पॉज नहीं हुई, तो मैं बड़ा खुश हो गई। मैंने खुश होकर बच्चों को बोला कि बेटा देखो आज नहीं हुई, जैसे ही मैंने बोला वैसे ही स्क्रीन पॉज हो गई। मतलब ये मैंने अपनी को कोई जिंक्स कर दिया। तो इसका आंसर तुम्हारा तुम सब बच्चों का बिल्कुल सही आया है, x2 माइनस x1। सही है, यही तो हो जाएगा ना वर्क डन भी, यस मैम। ठीक है। तो सही करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस केस इज ऑप्शन बी, सही है। चलो आगे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे।
between, थोड़ा सा क्वेश्चन समझा देती हूँ, between the plates of a parallel plate capacitor dielectric plate is introduced just to fill the space between the plates। तुमने पूरी की पूरी प्लेट्स के बीच की स्पेस जो है वो फिल कर दी। उसके बाद आपको बोला है कि अब कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब जो चार्ज है तुम्हारा वो कांस्टेंट रह रहा है। अब डाइइलेक्ट्रिक प्लेट को तुम कैपेसिटर से बाहर निकाल रहे हो, डाइइलेक्ट्रिक प्लेट को तुम क्या कर रहे हो, कैपेसिटर से बाहर निकाल रहे हो। तो आपको बताना है कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा चेंज होगा जैसे जैसे जो ये लेंथ है वो बढ़ रही है, कैसे तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा जैसे जैसे तुम्हारी जो लेंथ है वो बढ़ रही है। इसका कुछ डायग्राम भी इसी तरीके से 3D डायग्राम अगर मैं बनाने की कोशिश करती हूँ तो डायग्राम बना देती हूँ, फिर थोड़ा सा इमेजिन करने का सोचो तुम लोग। सपोज ये तुम्हारी दो कैपेसिटर की प्लेट है, इनके बीच में तुमने कुछ बढ़िया सा डाल रखा है अपना डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब डाइइलेक्ट्रिक का तुम क्या कर रहे हो, उसको बाहर निकाल रहे हो। डाइइलेक्ट्रिक तुम धीरे 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 करके मस्त ऐसे पूरा का पूरा ये ब्लॉक सा होगा ना डाइइलेक्ट्रिक का, वो डाइइलेक्ट्रिक को तुम बाहर निकाल रहे हो। तुमसे पूछा है कि पोटेंशियल हर स्टेज पे चेंज हो जाएगा ना भाई, अगर चार्ज कांस्टेंट है कैपेसिटर पे तो जैसे जैसे डाइइलेक्ट्रिक को बाहर निकालोगे वैसे वैसे हर स्टेज पे पोटेंशियल तुम्हारा चेंज होगा। उसका ग्राफ प्लॉट कर दो। किसके साथ ग्राफ प्लॉट करोगे, चेंज इन द लेंथ ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक। तो ट्राई टू फिगर आउट कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये सोचने की कोशिश करो पहले। ये लेंथ L है, सपोज कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस तुम्हारा D के बराबर है, सपोज उसकी थिकनेस तुम्हारी B के बराबर है, रैंडम सिचुएशंस, और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब कैसे करेंगे मुझे थोड़ी सी अप्रोच बताओ, उसके बाद मैं सॉल्व करती हूँ। मैम इसमें C और D ऑप्शन तो नहीं हो सकते, तो मैम ऐसे करते हैं कि जैसे जैसे वो नीचे निकलेगी तो हम हर एक इंस्टेंट पे दो डाइलेक्ट्रिक्स मान लेते हैं, एक एयर है और एक डाइलेक्ट्रिक है। बिल्कुल सही आपने बोला। अब वो मान लोगे तो उसमें कैपेसिटर तुम्हारे पैरेलल केस में डिस्कस हो जाएंगे ना। एक तरीके से तुम एक रैंडम सिचुएशन यहाँ पर इमेजिन कर लो, एक्स वाली है ना, कोई भी एक रैंडम सिचुएशन है एट सम टाइम t जहां पर x अमाउंट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इज इनसाइड दिस कैपेसिटर का प्लेट्स। तो मेरे पास दो कैपेसिटर बन जाएंगे ना, एक हो जाएगा C1, दूसरा हो जाएगा C2, एंड बोथ ऑफ दीज कैपेसिटर्स विल बी इन पैरेलल विद ईच अदर, यस मैम। है ना। both of these capacitors will be in parallel with each other. You can write down the expression for C1, you can write down the expression for C2, you can find out the equivalent capacitance। एक बार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई फिर पोटेंशियल तो आ ही जाएगा ना, चार्ज तो कांस्टेंट है। तुम्हें पोटेंशियल और एक्स का रिलेशनशिप ही तो चाहिए, तो एक बार निकालने की कोशिश करो, देखो क्या रिलेशनशिप आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही आपने अप्रोच बता दी। अब यही अप्रोच हम फॉलो करेंगे। तुम जैसे जैसे डाइइलेक्ट्रिक को बाहर निकाल रहे हो, एक तरीके से पहले तुम्हारा पूरा का पूरा डाइइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर की प्लेट्स में था। अब जब तुमने डाइइलेक्ट्रिक को बाहर निकाल दिया है तो कुछ पार्ट ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स में तो हवा रह गई, बचे हुए पार्ट में डाइइलेक्ट्रिक रह गया। तो दोनों को तुम अलग अलग कैपेसिटर के तरीके से इमेजिन कर सकते हो ना, एट सम पर्टिकुलर डायमेंशन। कौन सा? इसका बी या सी में से ठीक है, हाँ बी आएगा इसका सही ऑप्शन बी आएगा। ओके ठीक है, अब कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। ये सिचुएशन समझ में आई सबको कि हाँ हमारे जो भी दो कैपेसिटर बनेंगे वो पैरेलल में बन जाएंगे। यस मैम। ठीक है, और तुम ये देख सकते हो कि ये जो C1 वाला कैपेसिटर है इसकी लेंथ हो जाएगी L माइनस एक्स, और C2 वाले कैपेसिटर की लेंथ हो जाएगी x, और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा K। सो यूजिंग दिस आई कैन राइट डाउन द कैपेसिटेंस ऑफ बोथ ऑफ दीस। कैपेसिटेंस दोनों की लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, C1 विल बी इक्वल टू व्हाट, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है वो मेरी सेम रह रही है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि D की जगह L माइनस एस लिख दो, नहीं, प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो मेरी D ही रह रही है, तो वहां पे तो D ही आएगा। चेंज क्या हो जाएगा, मेरा एरिया ऑफ द प्लेट विल चेंज, है ना। पैरेलली तुमने अपने कैपेसिटर से डाइइलेक्ट्रिक को बाहर निकाला है, तो जो एरिया ऑफ द प्लेट है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि लेंथ चेंज हो रही है। तो एक तरीके से एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L माइनस एक्स multiplied by B which is some thickness multiplied by epsilon naught upon D। Is this okay? यस मैम। ठीक है, वैसे ही हम C2 लिख सकते हैं। C2 में भी तुम्हारा एरिया चेंज होएगा, C2 will be some area 2 multiplied by K epsilon naught upon D, क्योंकि यहाँ पे हमारा डाइइलेक्ट्रिक भी आ गया है, वो खाली x लेंथ में प्रेजेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x b K epsilon naught upon D। अब ये दोनों तुम्हारे पैरेलल में आ रहे हैं, दे आर कमिंग इन पैरेलल, तो टोटल कैपेसिटेंस विल डायरेक्टली बी इक्वल टू C1 प्लस C2, है ना। तो टोटल कैपेसिटेंस का अगर एक्सप्रेशन लिखूंगी तो क्या आ जाएगा यार, इन दोनों को एक बार ऐड सब्ट्रैक्ट करना, L माइनस एक्स बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस एक्स बी के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इस तरीके से कुछ आएगा। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट कैपेसिटेंस जो मेरी आ जाएगी, बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी तो कॉमन आ गया, बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी मैंने कॉमन लिख दिया, ब्रैकेट में मेरे पास L है और x वाला पार्ट भी कॉमन आ जाएगा,
x वाला पार्ट भी कॉमन आ जाएगा। अगर मैं प्लस x कर रही हूँ तो k माइनस 1 का टर्म कुछ आएगा, इस तरीके से कैपेसिटेंस आ जाएगी। एक बार देखो ये सबकी फाइनल कैपेसिटेंस आ रही है, यस यस मैम। ठीक है। तो अब तो हो गया ना यार क्वेश्चन, अगर फाइनल कैपेसिटेंस आ गई तो पोटेंशियल तो तुम्हें पता ही है q बाय c होता है ना। तो अगर मैं पोटेंशियल लिखूंगी तो चार्ज तो मेरा कांस्टेंट है, तो q d अपॉन b एप्सिलॉन नॉट, b एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है कि वहां k, पे एल आएगा 1 की हाँ जगह। मैम एल होगा ना, हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है। तो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन हमारे पास बना है, तुम्हें पता है k की वैल्यू क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है 1 से कम होती है, ग्रेटर देन 1 1 से ज्यादा ज्यादा होती है। होती है। तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है ना तुम्हारी, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे ये पोटेंशियल का क्या होगा, जैसे जैसे x की वैल्यू कम होएगी। अब पहले, डिक्रीज होगी। पहले हमारा x बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले जो तुम्हारा x था वो ऊपर से नीचे तक की लेंथ थी, अब जैसे जैसे तुम x की वैल्यू को चेंज कर रहे हो वैसे वैसे जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा ना, यस मैम। right? Can you guys see that if the value of x is if the value of x is decreasing, then the value of the potential will also decrease. So as x decreases, पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है, और जब तुम्हारा x 0 हो जाएगा तब तुम्हारे पास पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ जाएगी। सही है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ था वो था ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर आएगा इन दिस सिचुएशन। इज दिस पार्ट ओके? क्योंकि Yes, यहाँ पर ma'am. जो तुम्हारा x है दैट इज द लेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक प्लेट ड्रॉन आउट, तो दैट मींस दैट जितना डाइलेक्ट्रिक प्लेट बाहर निकला है उसके हिसाब से क्या हो रहा है, तो जितना डाइलेक्ट्रिक प्लेट जैसे जैसे बाहर निकलेगा उसके हिसाब से हमारी x की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है और तुम्हारे पास इंक्रीज आ जाएगा पोटेंशियल में, ठीक है? मैम हाँ बेटा। मैम जैसे यहाँ पे जो ग्राफ गिवन है वो तो मतलब कर्व है, तो मैम हमारी वो इक्वेशन कुछ कर्व है, नहीं तो हमारी इक्वेशन तो कर्व की आ रही है ना, ये जो रिलेशन आएगा तुम्हारे पास इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है वो कर्व का ही आएगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है। ये तुम्हारे पास कर्व का ही आएगा, फिर बाद में तुम लोग सोच सकते हो कि पोटेंशियल पहले इंक्रीज करेगा बाद में थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाएगा, बस इस तरीके का कर्व बनना चाहिए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बच्चों। बेटा मैंने अभी एडवांस का पेपर तो नहीं देखा, अभी देखूंगी, मेरे पास अभी नहीं आया है। अगर बच्चों के पास आ गया तो अपने डाउट वाले ग्रुप पे भेजना, वहां पे देखेंगे तो सब बच्चे मिलकर पेपर देख लेंगे, ठीक है? समझ में आया ये क्वेश्चन? मैम डाउट वाला ग्रुप है कोई मतलब बैच का, तो एक बार लिंक बेटा मैंने लिंक ना ग्रुप में अच्छा तुम लोगों के पास नहीं भेजा, वो मैं तुम्हें भी भेज देती हूँ, ठीक है? जो नए वाले बच्चे आए हैं तो वो मैंने ये 12th क्लास के बच्चों को डाल के, उसमें इतने क्वेश्चन वगैरह पूछते तो है नहीं, क्वेश्चन तब भी मुझे पर्सनली भेजते हैं, तो उसमें पूछ लिया करो, बच्चे भी देख लेंगे बाकी, ठीक है? अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार, ट्राई टू सॉल्व दिस वन, दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड बिफोर एज वेल, ये प्लेट वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, निकालने की कोशिश करो यार, से याद करो कैसे करते थे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कैसे करते थे अब देख लो, तुम्हें यहाँ पर गिवन है, ये तो तुम्हारा a गिवन है, दिस इज गिवन टू यू एज a, दिस इज गिवन टू यू एज a प्राइम, this plate is A only, this plate is given to you as B, this plate is given to you as B prime। आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी है, तो यहाँ पर हम वो मेथड यूज कर लेते थे ना जिसमें हम कॉमन पोटेंशियल वाला पूछते थे कि A और B के बीच में किस तरीके से पोटेंशियल हमारा बन रहा है, मतलब A और B हमारे दो पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं, उनके बीच में अब हम सारे के सारे कैपेसिटर को फिट कर देंगे। तो लेट मी से ये जो प्लेट्स हैं ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से मेरे पास प्लेट्स हैं। तुम लोग देख सकते हो अब ये 1 और 2 के बीच की जो प्लेट है दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन बी प्राइम एंड बी, है ना? 1 और 2 की जो बीच में प्लेट है दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन बी प्राइम एंड बी। लेट मी मेक अ बिगर डायग्राम। सपोज दिस इज बी, सपोज दिस इज बी प्राइम, सपोज दिस इज ए प्राइम, इसके बीच में तुम्हारे सारे कैपेसिटर बन जाएंगे। तो सबसे पहली जो प्लेट है वो 1 और 2 के बीच वाली प्लेट आ रही है बी और बी प्राइम के बीच में कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो ये आ गई मेरी पहली प्लेट और दूसरी प्लेट। अब उसके बाद 2 और 3 के बीच में जो कैपेसिटर बन रहा है वो किस किस के बीच में बन रहा है, बी और ए के बीच में। तो एक कैपेसिटर मेरे पास कुछ ऐसे आ गया, हम 2c/5 आ रहा है।
2c/5 नहीं, एक बार चेक करो फिर से 2c/5 में कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, मेरा 5c/3 आया है, बाकी एक बार मैं भी चेक कर देती हूँ। ठीक है, तो दिस इज 2 and 3 वाली प्लेट। अब इसके बाद कौन सी प्लेट है? 3 और 4। 3 और 4 किस किस के बीच में बन रही है? ए और ए प्राइम के बीच में। तो दिस इज द 3 and 4 वाला प्लेट। ये आ गया मेरा 3 and 4। और फाइनली मेरे कौन कौन से हैं? 4 और 5 के बीच में एक और मेरी ए प्राइम वाली प्लेट बन रही है। नहीं, 4 और 5 के बीच में 4 इज ए प्राइम, 5th इज दिस वन ए। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? अच्छा सॉरी, 3 पे पोटेंशियल ए है, 4 पे पोटेंशियल बी प्राइम है। तो ए और बी प्राइम के बीच में कुछ इस तरीके से बन रहा है मामला। ठीक है, और फाइनली हमारी जो 4 और 5 वाली प्लेट बन रही है वो बन रही है ए प्राइम और ए के बीच में। कुछ इस तरीके से बन रहा है मामला। सो कैन यू गाइस सी व्हाट विल बी द फाइनल कैपेसिटेंस? मैम स्क्रीन स्टक है। अच्छा एक सेकंड बच्चा, नाउ परफेक्ट। अभी आ रही है? यस मैम। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या मेरे डायग्राम में? आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर दैट आउट। अरे बी प्राइम और ए प्राइम तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये दोनों शॉर्टेड है। ठीक है, बी प्राइम एंड ए प्राइम आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इस तरीके का सिचुएशन है। अब देखो यहाँ पर कैसे निकालोगे पोटेंशियल। ट्राई टू फाइंड आउट द नेट कैपेसिटेंस इन दिस केस। सारे के सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस तुम्हारी इक्विवेलेंट है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो क्या नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी? What will be the net capacitance? 5c/3। Very good, 5c/3 is the right answer. अगर इसको मैं फिर से रीड्रॉ कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा और आसान बन जाए। इसको if I redraw again, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट आ जाएगा कि ये दोनों तो एक दूसरे से पैरेलल में है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में है ना। I am having two capacitors which are in parallel with each other. Then these two capacitors are parallel with each other. They are in series with another capacitor. These two are in series with another capacitor. And ये जो पूरा का पूरा तुम्हारा कॉम्बिनेशन है, इसके साथ में एक कैपेसिटर और लगा हुआ है। यही बन रहा है ना? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर निकालोगे तो ये दोनों तुम्हारी पैरेलल है। पैरेलल में तुम्हारा डायरेक्टली क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है ना इस सिचुएशन में। तो इसका बन जाएगा 2c। 2c और c ऐड होएगा तो क्या बन जाएगा? 2c/3। c, वेरी गुड। देन यहाँ पर यू हैव c, तो ये बन जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा 2c/3। ये हो जाएगा 2c/3, और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो जो फाइनल c इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 5c/3। Is this okay everyone? यस मैम। This is point A and this is point B. सही है, तो ये प्लेट वाले क्वेश्चन किसी भी तरीके से आएंगे, हो जाएंगे। यस मैम। चलो यस मैम। अब एक बार ये, हाँ बेटा, मैम ये जो ए प्राइम और बी प्राइम है मैम ये सेम ही है ना? हाँ ये सेम ही है। तुम ए प्राइम बी प्राइम की जगह चाहे कुछ कॉमन लिख दो, इसका नाम डी लिख दो, वो भी हो जाएगा, उससे भी काम कर लो। ठीक है, तो ये ए प्राइम बी प्राइम दोनों सेम ही है। इसकी जगह पे अगर हम डी लिखेंगे तो उससे भी काम मिल जाएगा। मैं वही सोच रही थी कि मेरा बीच में कनेक्शन कैसे नहीं आ रहा, तो फिर मैंने देखा कि वो कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर तुम्हारा हम थोड़ा किरचॉफ लॉ को यूज करेंगे, जो हमने ये किरचॉफ लॉ पढ़ा था ना। पहले देखते हैं कैसे करेंगे। अ सर्किट हैज अ सेक्शन AB as shown in the figure. EMF of the source is given to you as 10 volts. कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपको C1 और C2 की वैल्यू भी गिवन है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है, VA माइनस VB की वैल्यू आपको गिवन है। आपसे पूछा है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर कितनी होगी, वो बता दो। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर कैसे बताओगे? अगर तुम्हें चार्ज की वैल्यू पता चल गई, वोल्टेज की वैल्यू बता दोगे, है ना। अगर हमें चार्ज Yes, की वैल्यू पता चल गई तो वोल्टेज की वैल्यू बता दोगे। अब ये दोनों के दोनों कैपेसिटर तुम्हारे सीरीज में है, ये दोनों के दोनों कैपेसिटर तुम्हारे हैं भी सीरीज में, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पे जो चार्ज रहेगा वो सेम होएगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में ट्रिक क्या है कि कैपेसिटर पे चार्ज अज्यूम कर लो अपने आप। यही तो सीखा था ना हमने कल की क्लास में, कि रेजिस्टर के केस में हम करंट वाली चीज देखते थे, कैपेसिटर के केस में हम चार्ज देखेंगे।
अब इसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि दोनों प्लेट पे चार्ज अज्यूम कर लो। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि इस प्लेट पे चार्ज है +Q और ये जो दूसरी वाली प्लेट है इस पे कुछ चार्ज है -Q। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इक्वेशन लगा सकती हूँ ना किरचॉफ लॉ को यूज करते हुए। किरचॉफ लॉ को यूज करूंगी तो मेरी क्या इक्वेशन बन जाएगी? आई विल हैव VA माइनस VB विल बी इक्वल टू व्हाट? अब मैं अगर A से B तक जा रही हूँ, हाँ अगर मैं A से B तक जा रही हूँ तो -Q आएगा। इसको पूरा का पूरा VA से स्टार्ट करते हैं। VA से हमें अगर मैं केवीएल आपने इस सर्किट पे कैसे लगा दिया? तो क्लोज्ड लूप है ही नहीं। कुछ नहीं होता, यहाँ से यहाँ तक VA माइनस VB का वाला फॉर्मूला लगाएंगे था हम रजिस्टर के केस में कल। अगर ओपन भी हो KCL, किरचॉफ लॉ लग रहा है यहाँ पर कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो हो सकती है। तो ये यस पूरे मैम के ठीक पूरे है। में जैसे हमने करंट वाला लगाया था तो करंट तो निकाल ही सकते हैं। तो उस केस में अब हम क्या बोलेंगे? VA माइनस Q अपॉन C1 दैट इज द पोटेंशियल प्लस एप्सिलॉन माइनस Q अपॉन C2 माइनस VB मस्ट बी इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी ना। यस मैम। ठीक है, तो यहां से Q की कुछ वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास। यस तुम्हें मैम। पता है VA माइनस VB की वैल्यू, C1 पता है, C2 पता है, एप्सिलॉन पता है, तो Q की वैल्यू निकाल के बताओ। What will be the value of Q in this case? मैम 10 माइक्रोकूलम। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो कैसे निकालोगे? अब तुम्हें पता है VA माइनस VB की वैल्यू तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में ही। वो तुम्हारे पास कितनी आ गई? VA माइनस VB इज इक्वल टू Q अपॉन C1, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस, अच्छा बेटा मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। की वैल्यू 10 ठीक थी। है, Q की वैल्यू 10 आ गई। हाँ तो ठीक है ना, 10 बिल्कुल सही है। माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा मेरे पास। तो अगर अब मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्वेश्चन में मुझे VA माइनस VB 5 वोल्ट गिवन है, तो ये तो हो जाएगा 5 वोल्ट विल बी इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 वोल्ट। तो मेरे पास क्या आ गया? Q विल बी इक्वल टू व्हाट? ये हो जाएगा 15। तो 15 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय C1 C2, सही है ना? यस मैम। 15 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी? अब C1 और C2 की वैल्यू 1 और 2 गिवन है, तो माइक्रो में गिवन है क्योंकि, तो ऊपर तुम्हारे पास मान लेना 10 रेज टू माइनस 12 आएगा, नीचे तुम्हारे पास 10 रेज टू माइनस 6 रहेगा। सो यू विल बेसिकली हैव 15 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 विल बी 3 इंटू 10 3 रेज टू इंटू 10 की माइनस, पावर -6। बिल्कुल सही वैल्यू आई है। चार्ज की वैल्यू मेरे पास, Q की वैल्यू कितनी आ गई? 3 10 से माइक्रोकूलम। 10 आ जाएगा और खाली 10 रेज टू माइनस 6 का फैक्टर आएगा, तो 10 माइक्रोकूलम हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। सो नाउ दिस इज द चार्ज ऑन बोथ द प्लेट्स। तो अब तो पोटेंशियल भी निकाल लोगे, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। Q by C Q बाय C1 और Q बाय C2 से तुम अपना पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर निकाल सकते हो। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q अपॉन C1। 10 ठीक है, तो ये कितनी है? वो भी आपका 10 था, ये भी आपका मतलब 1 माइक्रोफैरेड है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगी 10 वोल्ट। और V2 की वैल्यू कितनी आएगी? 20 5 वोल्ट। Q अपॉन C2 करोगे तो 20 नहीं, वो डिवाइड हो जाएगा ना, 5 5 वोल्ट। 5 वोल्ट आ जाएगा। सही है? yes ठीक है, तो थोड़ा सा समझ में आया कि ये चार्ज लेकर हमने कैसे यहाँ पर, वो जैसे पहले हम करंट के लिए करते थे वही सेम चीज हमने चार्ज के लिए कर दी है यहाँ पर। पहले तुम यहाँ पर बोलते कि इस वायर के थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा है। कैपेसिटर्स के केस में आपको करंट की डिस्ट्रीब्यूशन मान लेनी है और चार्ज को कंजर्व, वो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन मान के चार्ज को कंजर्व कर देना। सही है बेटा? चलूं आगे? जी मैम। चलो अब ये वाला, एक सेकेंड, मैं आगे चल चुकी हूँ बट आई थिंक क्वेश्चन आगे नहीं चला है। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक बार देखो और बताओ कि कैसे सॉल्व करेंगे।
सोचो, यहाँ पर मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो होता है ना वो लगाऊंगी। मैम यहाँ पे C1 और C1 ऊपर जो लाइन है उसमें जो पॉइंट है वहाँ X मान लेंगे। ठीक है, हम पूरे लूप में केवीएल लगा सकते हैं ना, जो हाँ बड़े वाला लूप है। हाँ, लगाने की कोशिश करो एक बार, ट्राई टू फिगर आउट हाउ विल सॉल्व दिस। एक बार इसका डायग्राम बनाओ, सबसे पहले डायग्राम बनाना है जरूरी। ठीक है, चलो ये देखो, सबसे पहले ये चीज हमें दिख रही है कि ये जो दूसरे वाले C1 C2 है ये तो हमारे सीरीज में है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन ही कैसे बनाना है। वो चीज समझ जाओगे तो क्वेश्चन आइडियली तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें खाली केवीएल लगाना रहेगा। ये तुम्हारा ईएमएफ हो गया कुछ, ये तुम्हारा C1 है। अभी ए और बी पॉइंट्स मैंने नहीं बनाए हैं, वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके के तुम्हारे को सिचुएशन गिवन है। ये C2 है, दिस इज योर C1, दिस इज योर C2, दिस इज सम C1, दिस इज सम C2। C1 और C2 का तुम्हें रेशियो गिवन है इन दोनों कैपेसिटर्स का। अच्छा एक सेकंड बेटा, स्टक होने का बड़ा दिक्कत है। राइट, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल असाइन चार्जेस। तो मैं कुछ भी चार्ज बोल देती हूँ। सपोज मैं बोल रही हूँ कि ये वाली प्लेट पे Q1 है, इस वाली प्लेट पे -Q1 है। ठीक है बेटा, उसके बाद मैं बोल देती हूँ कि ये वाली प्लेट पे Q2 है, इस वाली प्लेट पे कुछ -Q2 चार्ज है। सही है, लेट मी से दैट दिस इज -Q2, दिस इज +Q2। तो मैंने इस तरीके से अपने कैपेसिटर्स पे कुछ ना कुछ चार्ज असाइन कर दिया, कुछ रैंडम चार्ज असाइन कर दिया। अब तुम्हें पता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ये पूरे के पूरे पार्ट में चार्ज जो है वो कंजर्व होना चाहिए। तो ये जो बचा हुआ C2 है, इस पे अगर मुझे चार्ज डालना है मैं Q1 + Q2 डालूंगी। अगर यहाँ Yes, पर -Q1 है, यहाँ पर -Q1 है, तो इसमें Q1 + Q2 आना चाहिए, वरना बैलेंस ही नहीं होएगा। और यहाँ पर हो जाएगा -Q1 + Q2। और ये C2 और C1 सीरीज में है, तो इनके ऊपर जो चार्ज होएगा वो तो सेम आना चाहिए। इनके yes, ऊपर जो ma'am. चार्ज होगा वो सेम आएगा, तो मैं चार्ज दोनों पे सेम बना देती हूँ। ऊपर वाली पे -Q2 बनाया मैंने, ये -Q2 और ये -Q1। ठीक है, अब तुम यहाँ पर जो भी तुम्हारे पास लूप बन रहा है, सारे के सारे लूप्स में केवीएल लगा सकते हो। अब तुम्हारे पास जो भी लूप बन रहा है उस लूप में तुम केवीएल लगा सकते हो। तो एक बार ट्राई करो केवीएल लगाने की, एक बार ट्राई करो केवीएल लगा के क्या होता है। ठीक है, इसका एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है ताकि तुम डायग्राम भी ड्रॉ कर लो अच्छे से। इस तरीके का डायग्राम यहाँ पर बन रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, तो मैं एग्जांपल के लिए मैं दिखा देती हूँ। सपोज मैं लूप कंसिडर कर रही हूँ सबसे पहले DCFED। ठीक है, बड़े वाला जो लूप है वो मैंने कंसिडर कर लिया है, मैम DCFED। आपने कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज कैसे दिया? कैसे भी रैंडम चार्ज दे दो, चार्ज असाइन करना है। जैसे हम पहले वोल्टेज असाइन कर लेते थे, सब कुछ कर लेते थे ना, वैसे ही कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज असाइन कर लो। बस ये चीज ध्यान में रखो कि जो भी तुम्हारा नोड है उसके अक्रॉस यहाँ पर जो चार्ज हो वो कंजर्व्ड रहे। ठीक है, ये वाला जो ओके चार्ज है मैम। देखो ये कंजर्व्ड है, Q1 + Q2 -Q1 -Q2। और इसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे चार्जेस भी मैंने कर दिए, जो पॉजिटिव है उसी का उल्टा मैंने कर दिया। सही है, ओके मैम। चार्ज अपने हिसाब से इसको असाइन कर देना है। फिर यही Q1 और Q2 की हम वैल्यू निकाल लेंगे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, यस मैम। चलो तो अब अगर मैं इस पे आ जाती हूँ, DCFED वाले की बात करती हूँ, तो यहाँ पर लेट अस अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे तो पहली टर्म क्या आ जाएगी? मैं इस तरीके से चल रही हूँ, कौन सी डायरेक्शन हो गई है, ये वाली डायरेक्शन हो गई, बीच वाली लाइन हमें नहीं देखनी है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले मेरे पास ये माइनस प्लेट आ रही है, तो -Q1/C1। उसके बाद DC पे डायरेक्टली गए तो ये दूसरी प्लेट आ जाएगी, ये आ जाएगी पॉजिटिव, +Q2/C1। फिर मेरे पास जो प्लेट आ रही है वो आ रही है पॉजिटिव वाली अगेन, तो +Q2/C2। C2। उसके बाद कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, +ε और आ रहा है, +ε मेरे पास और आ रहा है स्क्रीन स्टक है। यार। ठीक है, अभी विजिबल है?
सो दिस ऑल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अगर मैं एप्सिलॉन की कुछ वैल्यू लिखती हूँ यहाँ से मैं बेसिकली Q1 और Q2 के बीच में कुछ रिलेशनशिप निकाल सकती हूँ। तो मैं बोल देती हूँ कि मुझे Q1 की वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीके से Q1 अपॉन C1 मेरे पास कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन प्लस Q2 कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, है ना। तो यहाँ से मेरे पास Q1 की कुछ वैल्यू आ गई, यहाँ से मेरे पास Q1 की कुछ वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू हो गई, C1 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन प्लस Q2 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, सही है। ये वाला पहला पार्ट समझ में आया कि हमने जो लूप के अंदर लगाया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उससे मेरे पास Q1 की कुछ वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक बार अगर मैं यही सेम चीज दूसरे लूप में लगाती हूँ, नाउ लेट मी कंसिडर अनदर लूप। ठीक है, नाउ लेट मी कंसिडर द लूप छोटा वाला DGHED। ये जो पहले वाला लूप बन रहा है ये ले लेते हैं, जो ये पहले वाला लूप बन रहा है, लूप DGHED। तो एक बार यहाँ पर लगाओ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बताओ क्या आएगा तुम्हारे पास, क्या इक्वेशन बनेगी। E minus Q1 by C1 minus Q1 plus Q2 by C2। वेरी गुड, E माइनस Q1 अपॉन C1। उसके बाद बाकी दूसरी वाली टर्म भी नेगेटिव में ही आएगी, माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन C2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर अगर मैं Q1 की कुछ वैल्यू पुट कर देती हूँ, जो भी ये Q1 वाली टर्म्स आ रही है, मेरे पास Q2 का कुछ रिलेशनशिप आ जाएगा, यस मैम। है ना। एक बार ट्राई टू फिगर दैट आउट, व्हाट इज दैट रिलेशनशिप। एक बार निकालो क्या रिलेशन, अजीब सा आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक बार ट्राई टू फिगर आउट क्या आंसर आ रहा है। हमें एप्सिलॉन की वैल्यू पता है और C2 अपॉन C1 की वैल्यू पता है, तो हमें उसी के बीच में अपना आंसर निकालना है। ठीक है, चलो साथ में थोड़ा सा मैथ्स कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये Q1 वाली चीज को कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन C1 या फिर Q1 कॉमन इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस Q2 अपॉन C2 मस्ट बी इक्वल टू एप्सिलॉन। यही तो इक्वेशन बन गई ना बेटा। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू प्लग कर रहे हैं Q1 की, plug the value of Q1, plug the value of Q1। तो अगर आप Q1 की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर दोगे तो तुम्हारे पास कुछ अजीब सा रिलेशनशिप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Q1 की जगह हमारे पास आ जाएगा C1 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन प्लस Q2 इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, है ना। यही है ना Q1 की वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस Q2 अपॉन C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अब यार एक काम करो, इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर वी विल ट्राई कि एप्सिलॉन वाली टर्म को हम थोड़ा सा अलग रिप्रेजेंट कर दें, और ये जो बाकी बची हुई टर्म्स हैं Q2 वगैरह वाली, उन टर्म्स को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दें। तो एक बार ये चीज करने की कोशिश करो, ताकि Q2 की कुछ वैल्यू आ जाए ना हमारे पास। अब ये सब हम माइनस 660 बाय 7 C1 बाय 7 आ रही है Q2। वैल्यू नहीं निकाली यार मैंने, उसको उसमें ही रख रखा है। बट मेरी जो वैल्यू आएगी Q2 की, एक बार अभी चेक करते हैं ये वाली वैल्यू आती है नहीं आती। ठीक है, आई विल वेरीफाई दिस। ठीक है, अब यहाँ से Q2 की वैल्यू कैसे निकालोगे थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको थोड़ा खोल लेते हैं ब्रैकेट को। और ये Q2 हम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पोटेंशियल A और B के अक्रॉस निकालना है। तो A और B के अक्रॉस तो सेम पोटेंशियल है जो इसके अक्रॉस है। तो अगर मेरे पास Q2 की वैल्यू आ गई तो मुझे पोटेंशियल निकालने के लिए खाली इस पे चार्ज जो है वो माइनस Q2 के बराबर है, तो माइनस Q2 अपॉन C2 करना पड़ेगा, मेरा आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैं Q2 की वैल्यू निकाल रही हूँ। अब Q2 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मेरे पास आ गया C1 एप्सिलॉन प्लस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा Q2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस C1 अपॉन C2, and I will have the entire thing multiplied by 1 upon C1 plus 1 upon C2. So again a very long answer, Q2 upon C2 which is equal to epsilon. ठीक है, so let me again, if I open this entire thing up,
यहाँ पर इसको खोलकर मैं एलसीएम ले लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, C1 एप्सिलम आ जाएगा। तो एप्सिलम की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी विद दिस एंटायर थिंग, तो C1 प्लस C2, एप्सिलम इंटू C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 C2 होगा तो खाली इसको C2 लिख देती हूँ, सही है ना। C1 C2 होगा तो खाली इसको C2 की तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम स्क्रीन स्टक है। अच्छा, अभी विजिबल है बेटा? यस मैम। ठीक है, मैंने क्या बोला कि एप्सिलम वाली जो पहली वाली टर्म है उसको मैंने खोल दिया, इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगी तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मेरे पास बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू एप्सिलम दैट इज गिवन टू मी। दूसरी एक्सप्रेशन मेरे पास कुछ Q2 की बनेगी, तो प्लस Q2 इनटू, इफ आई डू दिस व्हाट विल आई गेट, इफ आई डू मल्टीप्लाई दीज टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस C1 अपॉन C2, अगर यहाँ पर भी एलसीएम ले लेती हूँ मैं तो आई विल गेट C1 प्लस C2 अपॉन C2। मैम इसका आंसर 330/7 आ रहा है। आंसर नहीं यार, आंसर तो 10 वोल्ट आ रहा है सिंपल इसका, ठीक है, इसका आंसर सिंपल है, इसकी मैथ्स गंदी है। उसके बाद आ जाएगा C1 C2 एंड यहाँ पर आई एम हैविंग C1 प्लस C2 अगेन, ठीक है। सो दिस प्लस Q2 अपॉन C2 मस्ट बी इक्वल टू सम वैल्यू ऑफ एप्सिलम। तो अगर अब यहाँ पर हम वैल्यूज प्लग इन करें, हमें क्या क्या पता है दैट एप्सिलम की वैल्यू तो 110 है, तो 110 वैल्यू तुम डाल सकते हो और C2 अपॉन C1 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो अगर वो वाली वैल्यू हम डालते हैं तो आंसर कुछ आएगा ना हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास एप्सिलम की वैल्यू हमें पता है, C1 अपॉन C2 तुम यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी C1 अपॉन C2 की एक टर्म आ जाएगी, C2 और C2 तो हम कैंसिल C1/C2 दे रखा है क्वेश्चन में 1/2। C1 अपॉन C2 तुम्हें, C2 अपॉन C1 गिवन है 2, तो C1 अपॉन C2 भी तुम्हें गिवन है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, एप्सिलम इन द ब्रैकेट आई विल बी हैविंग C1 अपॉन C2 प्लस 1, राइट, और C1 अपॉन C2 की क्या वैल्यू है 1/2। तो आई विल गेट 1/2 प्लस 1 एप्सिलम से, यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा प्लस Q2 इनटू, अब इसको भी अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ, इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ और यहाँ पर भी ये Q2 वाली जो टर्म है इसको भी ऐड कर देती हूँ इस पूरे के पूरे में, तो पहले इसको ऐड करना पड़ेगा उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा, इफ आई सिंप्लीफाई दिस, इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू, ऊपर तो मेरे पास आ गया C1 प्लस C2 का स्क्वायर, सो आई एम गेटिंग C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, एंड नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, नीचे आई एम गेटिंग C1 C2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही आ रहा है। इसमें हमें और ऐड क्या कर देना है 1/C2, इसमें भी हैव टू ऐड 1/C2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एप्सिलम, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद तुम्हारे पास Q2 कितना आ जाएगा, एक तरीके से C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कुछ C1 C2 डिवाइडेड बाय C2 का स्क्वायर, सही है। यस मैम। तो एलसीएम ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय C1 C2 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू, एप्सिलम की वैल्यू भी हमें पता है कितनी होती है, 110 वोल्ट। वैल्यू 110 है, तो 110 और यहाँ से माइनस हो जाएगा कितना, 110 इंटू 3/2, तो 110 इंटू हाफ ही तो बचेगा, मतलब इसका आंसर कुछ 55 के बराबर है, ठीक है बेटा। अब इसके आगे हमें क्या करना है, ये वाली चीज को सिंप्लीफाई करना है, तो इफ आई सिंप्लीफाई दिस व्हाट विल आई गेट, C1 C2 का स्क्वायर है यहाँ पर, इसको खोल दो, इसको खोलेंगे तो क्या बचेगा, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, हम ऐसे नहीं कर सकते C1 C2 में C2 को 2C1 लिख दें। हाँ वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस C1 C2 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से टर्म बन रही है फिलहाल मेरी, ये सही है। तो अब यहाँ से तुम्हारे पास Q2 की कुछ वैल्यू तो आई गई, यू आर गेटिंग सम वैल्यू ऑफ Q2 इन दिस केस। अब अगर मुझे वोल्टेज निकालनी है A और B के अक्रॉस, तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अक्रॉस खाली Q2 लगा हुआ है, तो अगर मुझे वोल्टेज निकालनी है इसके अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस AB, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, जो हमारा चार्ज लगा हुआ है विच इज माइनस Q2
डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस C2। तो अब अगर मुझे वोल्टेज निकालनी है तो ये गंदे से एक्सप्रेशन में हमें बस C2 से इसको डिवाइड कर देना है। Q2 में अगर ये वाली पूरी टर्म में लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो मेरे पास क्या बचेगा, -55, माइनस माइनस कट जाएगा तो +55 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय C1 C2 का होल स्क्वायर, C1 C2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर में से एक C2 कट जाएगा तो मैं यहाँ पर खाली एक ही C2 लिख रही हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय व्हाट आई एम हैविंग इन डिवीजन इज C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर and finally I am having 3C1C2, 3C1C2। सही है ये? यस मैम। ठीक है, तो अब ये पूरी की पूरी चीज को I can divide by some, suppose I am dividing this entire thing by, हमें किसकी वैल्यू पता है, C2/C1 की पता है ना, तो C2/C1 से डिवाइड कर लेते हैं। हमें पता है कि C2/C1 जो है हमारा वो 2 के बराबर है। सो लेट मी डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन बाय C1 का स्क्वायर। तो क्या बचेगा मेरे पास, क्या बचेगा मेरे पास, +55 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। ऊपर मेरे पास आ जाएगा C2/C1 which is equal to नीटा डिवाइडेड बाय व्हाट आई एम हैविंग हियर इज C1 का स्क्वायर को अगर मैं C1 के स्क्वायर से डिवाइड करूंगी 1 आएगा, C2 के स्क्वायर को C1 के स्क्वायर से डिवाइड करूंगी तो ईटा का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस फाइनल क्या बचेगा 3, C1 से C1 मेरा एक कैंसिल आउट हो गया, C2/C1 बचा वो हमारा ईटा है, तो +3 ईटा। तो आ गया कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन। क्या वैल्यू हो जाएगी, 55 इंटू ईटा की वैल्यू हमें पता है 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ईटा का स्क्वायर 1 + 4 + 3 इंटू 2 इज 6। तो क्या वैल्यू आएगी, 10 वोल्ट। मानती हूँ बहुत ही गंदा क्वेश्चन था, बहुत गंदी मैथ्स थी, बट इट इज अ गुड क्वेश्चन। समझ में आया क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया? मैम आ गया, लेकिन खाली प्रणब थोड़ा बोल रहा है, complicated बाकी था। सब बच्चे ऐसे चुप हो चुके हैं। जब तुम जेई वाले बच्चे यार कर लो थोड़ी सी मैथ्स, एक बार पूरा रिकैप कर दूं क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, चलो अब एक बार ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में खाली स्टेप समझ लो, उसके बाद देख लो कि हमने मैथ्स क्या करी है। मैथ्स मेजर है, इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में भी हम लोग क्या करते थे कि इन सबको कुछ चार्ज असाइन कर देते थे, वैसे ही करते थे ना, इन सब के लिए हमने कुछ चार्जेस असाइन कर दिए। तो वही मैंने यहाँ पर भी किया है, मैंने प्लेट C1 को चार्ज दे दिया -Q1, C1 जो इस वाली सिचुएशन में उसको चार्ज दे दिया -Q2, ये वाली जो प्लेट है चार्ज कंजर्वेशन से इसका चार्ज हो जाएगा कुछ Q1 + Q2, है ना, और ये वाली जो दोनों के दोनों कैपेसिटर्स है दे आर इन सीरीज, तो मेरे पास इसका जो चार्ज है वो -Q2 आ गया। अब मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन में, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है। तो वो पोटेंशियल कितना होगा, जितना पोटेंशियल ये C2 के अक्रॉस है, C2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो मुझे C2 के अक्रॉस का चार्ज निकालना है, तभी मेरा काम हो पाएगा। और C2 के अक्रॉस का चार्ज है Q2, तो मतलब मुझे इस क्वेश्चन में मेरा काम यही है कि Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने एक जो बड़ा वाला लूप है वो कंसिडर किया, DCFED वाला, उससे मेरे पास ये इक्वेशन बनी, और यहाँ से मैंने कुछ Q1 की वैल्यू निकाल ली, वो वैल्यू भी गंदी आई जिसकी वजह से सब्सिक्वेंट वैल्यूज हमारे पास सारी गंदी आई है। इसके बाद एक बार Q1 की वैल्यू आ गई, फिर बड़े वाले लूप में मैंने फिर से यही सेम चीज लगाई, और यहाँ से मेरे पास कुछ इक्वेशन आई जिससे मैंने Q2 की वैल्यू निकाली। अब ये जो गंदी सी इक्वेशन आई है इसके अंदर मैंने Q1 की वैल्यू पुट करी, ताकि मेरे पास Q2 की एक इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन आ पाए जिससे मैं वोल्टेज निकाल पाऊं। तो बड़ी मेहनत करने के पास मेरे पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आया, जहां से मेरी Q2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, -55 मल्टीप्लाइड बाय C1 C2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 3C1 C2। ये वाली मैथ्स जो है एक बार तुम बाद में देखोगे, ताकि मैथ्स तुम्हें समझ में आ जाए। स्टेप समझ में आया अभी तक कि Q1 निकाला है और Q2 निकाला है? यस मैम। ठीक है, once I have the value of Q2 then तो all I have to do is to calculate the potential between A and B. I need charge कितना है -Q2 अपॉन कैपेसिटेंस कितनी है C2 के बराबर। तो ये मैं निकाल लूंगी ना यहाँ से बेटा, Q2 की वैल्यू मुझे पता है, इसको मैंने C2 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास आ रहा है तुम देख सकते हो, C1 C2 C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C1 C2 के टर्म में आ रहा है, तो मैंने दोनों को C1 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि C2/C1 की वैल्यू तो मैं क्वेश्चन में दे रखी है, तो इससे मेरे पास इक्वेशन बन जाती है और यहाँ से मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। तो ये लास्ट स्टेप तो बहुत इजी है, इसके पहले वाले स्टेप्स गंदे हैं। सही है, स्टेप समझ में आए? मैथमेटिक्स तुम लोग बाद में भी कर लेना। यस मैम। ठीक है, अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी थोड़ा सा पेचीदा है, कैसे करोगे एक बार ये बताओ।
क्या बोला है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट विल बी जनरेटेड इन द सर्किट आफ्टर द स्विच एस इज शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। तो ये कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले पोजीशन 1 और 2 की बात कर लेते हैं ना। लेट मी टॉक अबाउट पोजीशन 1 फर्स्ट। तो तुम देख सकते हो कि पोजीशन 1 तो सिंपल है, ये वाला जो पाथ है वो कनेक्टेड है, पोटेंशियल पोजीशन 2 में कुछ कनेक्शन नहीं है। तो कुछ इस तरीके से मेरा जो कनेक्शन है वो आ रहा है, ठीक है। 2 सेल लगे हुए हैं, एक सेल ऐसे लगा हुआ है, एक सेल ऐसे लगा हुआ है, सही है। दिस इज एप्सिलॉन 1, दिस इज एप्सिलॉन 2। लेट मी अगेन अज्यूम दैट कैपेसिटर की प्लेट्स पे कुछ, एक सेकंड अभी स्क्रीन स्टक है क्या? यस मैम। कर रही हूँ बच्चा रिफ्रेश, आ गई। उसके बाद लेट मी से कि कैपेसिटर की प्लेट पे यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, मतलब मेरे पूरे के पूरे सर्किट में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। ये तो अज्यूम कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर केवीएल लगा लो, यहाँ पर केवीएल लगा लो, यहाँ पर केवीएल लगाओगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पर केवीएल लगाते हैं तो क्या आएगा? एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस क्यू बाय सी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो क्यू की क्या वैल्यू आ गई? स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय सी। दिस इज ओके। यस मैम। तो यहाँ से मेरे पास स्मॉल क्यू की वैल्यू आई, सो यहाँ से मेरे पास एनर्जी भी आ जाएगी। इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ मल्टीप्लाइड बाय, इसका अगर स्क्वायर करूंगी तो एक सी, हाँ एक सी कटेगा, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी। दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ एनर्जी। इज दिस पार्ट ओके टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है। अब ये चीज समझो कि इनिशियली मेरे पास ये वाला स्विच वाला काम मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मेरे कैपेसिटर पे स्मॉल क्यू चार्ज ऑलरेडी पहुंच चुका है। ये वाली चीज समझ में आ गई ना कि स्मॉल क्यू चार्ज कैपेसिटर पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब तुमने स्विच 1 की जगह स्विच 2 अपना कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही स्विच 2 कनेक्ट करोगे वैसे ही ये वाला जो सर्किट है बचा हुआ वो तो यूजलेस हो जाएगा। अगर हमने स्विच 2 कनेक्ट कर दिया तो ये वाली जो बैटरी है ये तो शॉर्ट हो गई ना, एप्सिलॉन 2 वाली बैटरी, मैम। तो खाली मेरे पास ये छोटा सा सर्किट रह गया। तो ये वाले भी डायग्राम बना देती हूँ सबसे पहले कि पोजीशन 2 हमारे पास कितनी है। पोजीशन 2 में क्या हुआ कि खाली मेरे पास एक कैपेसिटर रह गया और दूसरी ये जो बैटरी थी वो मेरे पास रह गई, दूसरी ये जो बैटरी थी वो मेरे पास रह गई, विच वाज एप्सिलॉन 1 बैटरी। नाउ लेट मी से कि अब ये चीज होने के बाद एडिशनल कुछ चार्ज क्यू इस सिस्टम में फ्लो किया। तो अब बेटा जब कैपेसिटर पे चार्ज लिखोगे ना तो यहाँ पर यही चीज में देख के चलना है कि आपका पहले चार्ज प्लस क्यू था, अब कुछ एडिशनल चार्ज कैपिटल क्यू वाला फ्लो करा है, तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे क्या क्या चार्ज हो जाएगा? एक पे चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू प्लस स्मॉल क्यू और दूसरी पे हो जाएगा इतना। ये चीज समझ में आई? इनिशियली कैपेसिटर्स में तो ऑलरेडी कुछ चार्ज है ना, अब जब तुमने पोजीशन ऑफ द बैटरी चेंज कर दी तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज सर्किट में फ्लो किया जिसकी वजह से मेरे कैपेसिटर्स पे ये चार्ज की वैल्यू आ गई। मैम लेकिन ये जो E1 था ये तो पहले भी सर्किट में कनेक्टेड था ना, तो ये हाँ, तो additional बट charge- हमने नहीं तो एप्सिलॉन में कनेक्टेड था, दूसरा वाला भी तो कनेक्टेड था, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड था। अच्छा मैम ठीक इन है। दोनों के सिस्टम की वजह से कुछ नेट चार्ज फ्लो कर रहा था मेरे सिस्टम में। अब जब मैंने सिस्टम चेंज कर दिया है तो सम एडिशनल चार्ज माइट फ्लो, हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ एडिशनल चार्ज फ्लो करेगा जिसकी वजह से कैपेसिटर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी। सही है? यस मैम। ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम फिर से किरचॉफ लॉ लगाकर ये Q प्लस क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो डायरेक्टली भी आ जाएगी। चार्ज कितना होता है? CV के बराबर होता है ना, तो Q प्लस क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? एप्सिलॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय C, है ना। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर हम तो यहाँ पे स्मॉल q की वैल्यू पुट कर दे, एप्सिलॉन 1 C माइनस Q, तो कैपिटल Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एप्सिलॉन 1 C माइनस Q, तो एप्सिलॉन 2 C बचेगा, खाली खाली एप्सिलॉन 2 C बचेगा। सही है? ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ आ जाएगी सिस्टम की। U फाइनल कितनी हो जाएगी? Q प्लस Q का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। दिस इज ओके। यस मैम। और अब यहाँ पर एक और चीज हो रही है कि जो बैटरी है वो भी तो कुछ काम कर रही है ना, बैटरी भी तो कुछ काम कर रही है क्योंकि वो एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करवा रही है सिस्टम में। तो वर्क डन बाय बैटरी हम लोग कैसे निकालते थे? Q मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन से निकालते थे। तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा? Q मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन 1
So work done in this situation will be Q epsilon 1. Now we are ready to calculate the heat generated. ये तीनों एक्सप्रेशन समझ में आए तो हीट जनरेटेड का एक्सप्रेशन बताती हूँ. ये तीनों एक्सप्रेशन समझ में आए हमें? यस मैम. ठीक है. वर्क ऐसे ही तो निकाला था ना हमने, यही तो देखा था पिछले केस में भी, तो हमने ऐसे ही देखा था कि कितनी हीट लूज हो जाती है. वो हम लोगों ने कैसे निकाला था कि एक्स्ट्रा चार्ज सिस्टम में कितना फ्लो हुआ माइनस द पोटेंशियल एनर्जी. तो वो ऐसे ही तो आई थी ना हमारे पास, हाफ क्यू अपॉन सी स्क्वायर वाला जो पार्ट है वो हमारा लूज हो जाता है. ऐसे ही तो आया था हमारे पास. तो यहाँ पर भी तो यही करेंगे कि बैटरी ने भी कुछ काम किया है और तुम्हारे कैपेसिटर में भी कुछ अलग अलग एनर्जी स्टोर हुई है. तो अब अगर हमें अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड निकालनी है तो हीट कैसे निकलेगी? हीट कैसे निकलेगी? कितना वर्क डन बैटरी ने किया है माइनस द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यूएफ माइनस यूआई. तो अब यहाँ पर जब अपना एक्सप्रेशन डालोगे तब तुम्हारे पास फाइनल हीट जनरेटेड आ जाएगी. कितनी आएगी? क्यू एप्सिलॉन 1 मतलब क्यू मतलब सी एप्सिलॉन 1 इनटू एप्सिलॉन 2 माइनस, अब इन दोनों को माइनस कर दो, क्यू प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2c माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2c. तो यहां से कुछ आंसर आएगा. एक बार ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज द आंसर एंड व्हाट इज द एनर्जी लॉस इन दिस केस. क्यू और क्यू की वैल्यू पुट इन कर लो, या फिर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो फिर वैल्यू पुट इन कर लेना. ठीक है. ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन हो गया क्या आज? यस मैम. हाँ, मेरे को वही लग रहा है कि आज मैंने थोड़े से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ले लिए. मुझे भी लग रहा था क्लास में, मैंने बोला कि कुछ नहीं होता, थोड़े से मुश्किल कर लेंगे बच्चे. आज ऐसे सब बच्चे शांत हो गए हैं कि नहीं मैम ये तो आज तो कुछ अलग ही हो गया. चलो अगली बार थोड़े से आसान क्वेश्चन ले आऊंगी पक्का. अब ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, बचेगा क्या? क्यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल क्यू. क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी स्क्वायर एप्सिलॉन 2 का होल स्क्वायर, और माइनस में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 2 क्यू इंटू स्मॉल क्यू. तो एक बार ये सारी वैल्यूज निकालो क्या क्या आ रही हैं. मैथ्स कर रहे हैं बच्चे या फिर मैं ही कर रही हूँ? स्क्वायर अपॉन 2c, इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन आया? यस मैम, नो मैम? यस मैम. ठीक है. तो एक बार इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं. हीट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अच्छा अजय ने भी बोला यार थोड़े से एक्टिव रहो यार. मानती हूँ थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, इतने मुश्किल तुम्हारे टेस्ट में नहीं है, बट कैपेसिटर के थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन हमारे रह गए थे इसलिए ये करवा रही हूँ. तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करवा रही हूँ कि हाँ इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जिस्ट कर सकते हैं कैपेसिटर में. सब बच्चों को थोड़ा कैपेसिटर लगता है कि इसी तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे जेई में, अगर आते भी हैं तो. ठीक है. ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास? 3 टर्म्स आ जाएंगी, सी स्क्वायर एप्सिलॉन 2 का होल स्क्वायर, या फिर नीचे इसको अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ, चलो कोई नहीं, सी स्क्वायर एप्सिलॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 सी स्क्वायर एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1, 2 सी स्क्वायर एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 प्लस 2 सी स्क्वायर एप्सिलॉन 2 का होल स्क्वायर. स्क्रीन पॉज है. अच्छा बेटा मैं रिफ्रेश कर रही हूँ. अभी आई बच्चों? नो मैम. और सोचो मैं ऐसे ना 10 क्वेश्चन लेकर आई हुई हूँ, मुझे लगा था कि 10 क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे. हम आ गई. आ गई. ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बचेगा? सी एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 है यहाँ पर तुम्हारे पास. यहाँ पर तुम्हारे पास क्या क्या बचेगा? माइनस ऑफ ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी, है ना. ये वाली जो चीज है ये ऐड हो गई, तो इसकी कुछ वैल्यू निकालो. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? हम सी ऊपर से कॉमन आके कट जाएगा नीचे वाले से. ठीक है. हाँ वो तो कट जाएगा. माइनस 2 सी स्क्वायर एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय 2c. तो एक तरीके से मेरे पास ये जो c वाला टर्म है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा.
ये वाला जो सी वाला टर्म है ना, ये भी मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला जो टर्म आया है, कुछ गड़बड़ हुई है शायद मेरे से भी। नो, इट सीम्स ओके। ठीक है, चलो कुछ गड़बड़ हुई है तो एक बार बाद में फिगर आउट करेंगे। तो ये मेरे पास सी एप्सिलम 1 एप्सिलम 2 आएगा, माइनस आई विल गेट 3 सी एप्सिलम 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर मेरे पास फाइनल टर्म क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू दिस विल बी इक्वल टू सी ओनली एप्सिलम 2 एप्सिलम 1। तो यहाँ से तुम्हारे पास कुछ हीट का एक्सप्रेशन आएगा। डिवाइड तो- में भी 2 रहेगा ना वहाँ हाँ, पे? डिवाइड में, अच्छा ये 2 काट देते हैं। ठीक है, ये वाला 2 काट देते हैं। मैंने जब पेपर पे किया था तो ये वाली दोनों टर्म्स मेरी कैंसिल आउट हो गई थी, तो एक बार चेक भी करेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है मैंने। गड़बड़ यही हुई है, गड़बड़ ये प्लस में है, क्यूब प्लस का है यहाँ पर। सो दिस विल एक्चुअली बिकम प्लस हियर, दिस विल बिकम प्लस। Once this becomes plus, then this will become plus and this will become minus. Square. Is this okay, guys? यस मैम। ठीक है, थोड़ी सी हमारी जो चेंज हुई है, बस वहां पे क्यू प्लस क्यू था, मैंने गलती से क्यू माइनस क्यू लिख दिया था, सो दैट इज अ डिफरेंस। बाकी तुम इसका अगेन, द प्रोसीजर्स आर गुड बट द स्टेप्स आर थोड़ा सा मुश्किल, सो यू विल हैव टू सी द स्टेप्स अगेन आफ्टर द क्लास फिनिशेस, सो दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द मैथ्स। सही है, चलूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं? यस मैम। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार कैसे करेंगे। This is relatively easier, मतलब as compared to the other questions which we have discussed, this is relatively easier, fortunately. इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, वो भी अगर तुमने निकाल लिया तो आंसर आ जाएगा। क्या बोला गया है? A parallel plate air capacitor has a plate area of 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड सेपरेशन ऑफ 5 मिलीमीटर। ठीक है, तुम्हें प्लेट का एरिया भी गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, सेपरेशन भी गिवन है, तो तुम कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, है ना? You can find out the capacitance very easily. A potential difference of 300 volts is established between its plates by a battery. तो यार तुम अगर कैपेसिटेंस निकाल लोगे ना यहाँ से, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है, वहां से तुम चार्ज भी निकाल सकते हो, यस मैम। वहां से तुम लोग चार्ज भी निकाल सकते हो। तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V बाय सी, नहीं VC। तो एक बार चार्ज की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी। Try to find out the value of charge. Tell me what will be the value of charge in this case. 6 कूलम। 6 कूलम नहीं आएगी यार, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा मामला। कैपेसिटेंस कितनी आई है? 0.02। नहीं नहीं, वहां से 0.02 आ गई। कैपेसिटेंस तुम्हारी कितनी आएगी जो मैंने निकाली थी? दैट वाज एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8.86 into 10 अच्छा हाँ, raised मैं to, एप्सिलॉन नॉट नहीं डाला मैं मैंने। वही बोलूंगी कुछ गड़बड़ हुई है, इतनी आसान कैसे आ रही है इसकी वैल्यू? ठीक है, एरिया कितना गिवन है? 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 100 into 10 raised to -4 डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितनी है? 5 मिलीमीटर, 5 into 10 raised to -3। तो मेरी जो फिर 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। हाँ, मेरी जो कैपेसिटेंस आई है वो 1.77 into 10 raised to -11 आई है, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसके बाद अगर तुम यहां से चार्ज निकालते हो, तो चार्ज की जो तुम्हारी वैल्यू है दैट शुड कम आउट एज व्हाट? चार्ज की वैल्यू तुम्हारे पास कुछ आ जाएगी। मेरी जो वैल्यू थी वो आ गई थी 5.31 into 10 raised to -9 कूलम। एक बार ये वाली चीज देखो, ये यहां तक कर लिया। यस मैम। अब इसके बाद यार बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज इन्होंने करी है। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग अ बैटरी, बैटरी को जो लगा रखा था पहले वो डिस्कनेक्ट कर दिया है, स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड बाय सम डाइइलेक्ट्रिक।
You have to find out the initial and final surface charge density of the plate. तो मुझे खाली ये बताओ कि इनिशियली तो हमने चार्ज निकाल लिया, तो Q को एरिया से डिवाइड करोगे तो हमारे पास सरफेस डेंसिटी आ जाएगी. फाइनली मेरा चार्ज की वैल्यू चेंज होएगी नहीं होएगी इस सिचुएशन में? नहीं होगी मैम, नहीं होगी. नहीं होएगी. यही यहाँ पर ट्रिक लग रही है. यहाँ पर चार्ज की वैल्यू फाइनल और इनिशियल सेम है. अगर तुम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर रहे हो, आफ्टर डिस्कनेक्ट द बैटरी, तुम चाहे कैपेसिटर में 50 का डाल दो डाइलेक्ट्रिक, चार्ज तो सेम ही रहेगा. आफ्टर या डिस्कनेक्टिंग की स्पेलिंग गलत रहती है, है ना? आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, चार्ज तो रिमेन्स द सेम. चार्ज वो भी तो सेम ही रहेगी. तुम्हारी चार्ज डेंसिटी निकाल देना, Q अपॉन A, है ना? तो चार्ज तुम्हारा सेम रहेगा, तो चार्ज डेंसिटी भी तुम्हारी सेम रहेगी. तो अगर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकालोगे, सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q अपॉन A. एरिया तो तुम्हारा वैसे ही डेसिमल है, 10⁻² का डेसिमल ही तो है ना? तो उससे इसको डिवाइड कर दो. मेरा जो आंसर आया था दैट वाज 5.31 इंटू 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर. यस मैम, यही आ रहा है. यही आ रहा है, खाली वही कैंसिल आउट होएगा. तो अब इस क्वेश्चन को करने में भी ना बच्चे ऐसे गुम होएंगे, मैं तुम्हें बता नहीं सकती भाई, खो जाएंगे इस क्वेश्चन को करते करते कि क्या पूछ लिया, क्यों पूछ लिया. तो पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन, देखो कि यहाँ पे क्या क्या डेटा गिवन है, तुम्हें निकालना क्या है. सिंपल, मैंने कैपेसिटेंस निकाली, उस कैपेसिटेंस से चार्ज निकाला, दो छोटी छोटी कैलकुलेशंस है, उसके बाद डायरेक्टली हमारा सिग्मा आ गया. पहले भी सिग्मा सेम है और फाइनली भी सिग्मा सेम. ठीक है. इस क्वेश्चन में तुम्हें अगर मुझे थोड़ा सा और कंफ्यूज करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर दो वैल्यूज लिख दूंगी. ठीक है, मतलब एक तो जैसे यहाँ पर तो एक ही वैल्यू लिखी है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इनिशियल और फाइनल सेम ही आनी चाहिए. अगर मुझे एज ए टीचर तुम्हें कंफ्यूज करना है तो आई विल पुट टू वैल्यूज हियर सो दैट द स्टूडेंट्स गेट इवन मोर कंफ्यूज. सो भैया कंफ्यूज नहीं होना. चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी इजी है. इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? How will we solve this question? 4 identical plates are placed parallel to each other at equal distances, जैसे तुम्हें दिखा रखा है डायग्राम में. 1 और 4 को साथ में ज्वाइन कर दिया है, and space between 2 and 3 is filled with dielectric of dielectric constant K which is equal to 2. तो अब क्या होगा इस सिचुएशन में? मुझे ये तो प्लेट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, पोटेंशियल मार्क करेंगे वाला ही क्वेश्चन है. तो कैसे करोगे? यहाँ पर तुम एक तरीके से देखो, तुम्हारे 3 कैपेसिटर बन रहे हैं, है ना? कैन यू गाइस सी? तो कैपेसिटेंस की वैल्यू तुम्हें पता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होती है. तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर बन रहा है, उसकी कैपेसिटेंस कुछ C के बराबर है. 3 और 4 के बीच में भी जो कैपेसिटर बन रहा है, उसकी कैपेसिटर C के बराबर है. सही है. जहां पर तुमने डाइलेक्ट्रिक डाला है, उसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक वाले की कैपेसिटेंस 2C हो जाएगी, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस. तो ये जो डाइलेक्ट्रिक वाला है, इसकी कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D होती है. सो दिस विल कम आउट एज 2C. तो इसका मतलब है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसके अंदर मेरी कैपेसिटेंस 2C बन रही है. इतना क्लियर है? ठीक है. अब तुम्हें क्या बोला है? कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन 1 एंड 3. तो 1 और 3 के बीच में कैपेसिटेंस कैसे बन रही है? मैम एक C और 2C वाला कैपेसिटर है सीरीज में. सीरीज में है ना, तो निकालो क्या नेट कैपेसिटेंस बनेगी. इसका आंसर वैसे देखने से ही पता चल जाएगा. अगर तुम 2C/3. तुम्हें बोला है कि 1 और 3 के बीच में तुम्हारी कैपेसिटेंस निकालो, और 2 और 4 के बीच में कैपेसिटेंस निकालो, और रेशियो बताओ C1 और C2 का कितना आएगा. तो क्या आएगा रेशियो? 1:1. दोनों इक्वल नहीं आएंगी, यस मैम. है ना? C1 will come out to be equal to C2 which will come out to be what? अगर ये मैं बोल रही हूँ इसकी कैपेसिटेंस C प्राइम के इक्वल है, तो ये कितनी आ जाएंगी? C प्राइम और C यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो C प्राइम अपॉन C प्लस C प्राइम वैल्यू आ जाएगी. तो तुम लोग वैल्यू भी निकालोगे तो C.2C अपॉन C प्लस 2C वैल्यू आएगी, which will be equal to what? 2C upon 3. So you guys can clearly see from this question that C1 upon C2 will be equal to 1 directly. मैंने गलती करी, ये क्वेश्चन मुझे पहले डालने चाहिए थे सारे. सिंपल पहले मैंने मुश्किल डाल दिए, तो बच्चे ऐसे डर गए. बच्चों ने बोला कि मैम आज तो धोखा हो गया क्लास में. सही है, चलूं आगे? यस मैम. ठीक है. अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. Look at this question. How will we solve this question? हमें एक में पैरेलल में डाइलेक्ट्रिक लगा रखा है, एक में सीरीज में. हाँ, तो सही है. दोनों की कैपेसिटेंस निकालो. एक ऑप्शन इनमें से सबसे ऑब्वियस है, वो ऑप्शन कौन सा है? चार्ज वाला. दोनों सीरीज में है ना,
यस मैम। तो चार्ज तो दोनों पे सेम होएगा। यस मैम। तो सबसे पहले तो तुम्हारा एक ऑप्शन तो बन गया कि एक Q1 Q2 वाला जो है वो 1 से मैच होएगा। बोथ आर इन सीरीज, सो चार्ज ऑन बोथ विल बी सेम। चार्ज ऑन बोथ विल बी सेम, which means Q1 upon Q2 will be equal to 1। अब ये C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है, वो तुम निकाल के बताओ कैसे निकालोगे। ठीक है, C1 के अंदर दो कैपेसिटर्स पैरेलल में है, तो C1 की वैल्यू जब तुम निकालोगे तो कैपेसिटर के पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओगे, यस मैम। है ना। 1/C1 निकाल ले, नहीं अच्छा इसमें तो सीधा ऐड ही हो जाएगा, पैरेलल में तो ऐड ही हो जाएगा ना। तो क्या बन जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बाय 2, क्योंकि एरिया आधा हो रहा है, एरिया यहाँ पर आधा हो रहा है तो 2D आ जाएगा, प्लस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हें 2 के बराबर गिवन है, तो दूसरा टर्म जो बनेगा वो बनेगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D का। C1/C2 9/8 आ रहा है। C1/C2 वेरी गुड, C1/C2 9/8 आएगा। इसकी वैल्यू तुम लोग निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। ठीक है, अब अगर तुम्हें C2 की वैल्यू निकालनी है तो C2 की वैल्यू कैसे निकाली, C2 की वैल्यू या तो फिर इन दोनों को सीरीज में मान लो, या फिर डायरेक्टली वो थिकनेस वाला एक्सप्रेशन हम लोगों ने यूज नहीं किया था। यस मैम। ठीक है, थिकनेस वाला क्या एक्सप्रेशन यूज किया था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस D/2 प्लस D/2 अपॉन K, कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन यूज किया था ना। यहाँ पे अगर आधे में फिल्ड है तो ये वाली वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर आया था इस चीज का 4/3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। एक बार Yes, ट्राई ma'am, टू यही आ सी, रहा है। यही आ रहा है। तो दोनों का Yes, रेशियो लेंगे तो कुछ आ जाएगी वैल्यू। इफ वी टेक द रेशियो ऑफ बोथ देन C1 रेशियो C2 विल बी इक्वल टू, ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कट जाएगा। मेरा जो रेशियो आया था वो 9/8 आया था। yes मैम। ठीक है, तो एक और तुम्हारा मैच हो गया, C1/C2 निकाल लिया, Q1/Q2 निकाल लिया। अब फाइनली तुम्हें U1 और U2 का रेशियो निकालना है, तो U1 और मैम वो U2, 8/9 हो जाएगा। U1/U2 का रेशियो निकाल लोगे, U1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q² अपॉन 2C। चार्ज तुम्हारा कांस्टेंट है, चार्ज तुम्हारा कांस्टेंट है, तो मतलब जो वैल्यू है वो डायरेक्टली कैपेसिटर पे डिपेंड करके कैपेसिटेंस पे, तो U1/U2 विल बी इक्वल टू व्हाट, C2/C1। C2/C1। तो यहाँ से जब तुम आंसर निकालोगे U1/U2 की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 8/9। तो तीनों के तीनों जो हमारे ऑप्शंस है वो मैच हो गए। सही है, क्लियर है बच्चों, यस मैम। पक्का चलूं आगे। ठीक है, एक दो ही क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ताकि ज्यादा हैवी क्लास ना हो। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा जेई में आ रखा है 2012 में। ये भी जो हमने वो Means किरचॉफ लॉ वगैरह लगाया है ना, हाँ किरचॉफ लॉ वगैरह लाए हैं, उसका मामला है ये पूरा। ठीक है, यहाँ पर सपोज तुम ये चीज अज्यूम कर लो कि तुम्हें बोल रखा है कि 4 माइक्रोफैरड पे जो चार्ज है वो 80 माइक्रोकूलम के बराबर है। लेट मी से कि इन दोनों प्लेट्स पे कुछ चार्ज है, लेट मी से कि ये वाली जो है पहला वाला कैपेसिटर प्लेट ए है, रेड से मार्क करती हूँ, इस पे मेरा चार्ज है QA और यहाँ पर चार्ज है -QA। ये दूसरे वाले पे चार्ज है QB और यहाँ पर चार्ज है -QB। सबसे पहले तो तुम्हें पता ही है कि QA प्लस QB इज इक्वल टू 80, यस yes मैम। मैम। है ना। दिस इज तो समथिंग विच वी गाइस कैन ऑलरेडी सी दैट मैम QA प्लस QB की जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू 80 कूलम, 80 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब इसके आगे तुम लोग थोड़ी सी एक और इक्वेशन मुझे निकाल के बताओगे कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, इसमें किरचॉफ लॉ भी नहीं लग रहा है। अगर ये दोनों पैरेलल में, इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होनी चाहिए, यस मैम। है ना। तो वोल्टेज सेम होने का क्या मतलब है, QA अपॉन CA मस्ट बी इक्वल्स टू QB अपॉन CB। तो जी यहां से मैम। निकल जाएगा QA और QB के बीच में एक और रिलेशन, क्या आ जाएगा, QA CA की वैल्यू है 2 इज इक्वल्स टू QB अपॉन 3। तो विच इंप्लाइज, क्या करें, QA इज इक्वल्स टू 2/3 QB। यहां से एक बार अब मुझे QB और QA की वैल्यू निकाल के बता दो। ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ QA एंड QB फ्रॉम हियर।
एवरीवन विल डू दिस। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में गंदा मैथ्स था, ये वाले क्वेश्चंस ठीक है। हम इसका आंसर सी ऑप्शन आ रहा है। इसका आंसर यस, इसका आंसर सी ऑप्शन है। वेरी गुड, सही है। ठीक है, क्यू और क्यू बी तो निकालना है, अब तो इसमें मैथ्स ही है सिंपल। तभी तो बोल रही हूँ किरचॉफ का भी क्वेश्चन नहीं है इसमें, खाली तुम्हें ये चार्ज अज्यूम करना है तो तुम्हारा क्वेश्चन डन था। यस मैम, हो गया। हो गया, QA 6 माइक्रोफैरेड। वेरी गुड। क्यूए 6 माइक्रोफैरेड आ रहा है। नहीं 6 नहीं आएगा, सॉरी QB है। नहीं नहीं, चलो एक बार निकालते हैं। इतना ऐसे हो यार है। अब देखो अगर यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूं क्यूए की जगह, मुझे क्यूबी निकालना है तो मैं क्यूबी की वैल्यू पुट कर देती हूँ ना। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/3 क्यूबी प्लस क्यूबी इज इक्वल टू 80, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 क्यूबी अपॉन 3 आ जाएगा ना। तो क्यूबी की वैल्यू कितनी आ गई, 80 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 5। तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू, 5 से 80 जाएगा ना, कितना जाएगा, 16। हाँ 16 जाएगा। तो क्यूबी की वैल्यू तुम्हारे पास 48 आ जाएगी, वही तो तुम्हारा आंसर है, यही तो निकालना था। अगर यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आती तो समझ लेते कि तुमने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया वो गलत ली है। बाकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने सही लिया, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है दिस इज -80 माइक्रोकूलम, तो ये दोनों चार्ज पॉजिटिव आएंगे तभी ये वाली चीज हो पाएगी। सही है, ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया। यस मैम। पक्का। चलो अब एक तुम्हारे लिए ऐसे एक सिंपल लास्ट क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन करेंगे, बहुत हैवी हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, तुम ही सॉल्व करोगे। सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो हो सकता था, तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट द आंसर विल बी। दिस इज अ फाइनल क्वेश्चन और ये पोल क्वेश्चन मैं बना रही हूँ। ठीक है, सब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, आपस में बताना नहीं है, सॉल्व करके पोल मार्क कर देना। देखते हैं कि कौन कौन बच्चे ऐसे सही मार्क कर पाते हैं। ठीक है, सारे ये मुश्किल क्वेश्चंस में से एक थोड़ी सी ये लाइफलाइन दी है, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है और ये पिछले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो पहले पढ़ चुके हो। अब लेकिन थोड़ा समझ में आया कैपेसिटर वाले पार्ट से भी थोड़े किस तरीके के गंदे गंदे क्वेश्चन बन सकते हैं। यस मैम। ठीक है, देखो आज की क्लास है, मानती हूँ थोड़ी मुश्किल रही थी, बट ऐसी थोड़ी सी मुश्किल क्लासेस भी चाहिए होती है। तुम्हारे टेस्ट में जितना मुझे लग रहा है इतने मुश्किल क्वेश्चंस है नहीं, बट ठीक है, पता होने चाहिए कि मुश्किल क्वेश्चंस भी कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए एक क्लास थोड़ी सी डिफिकल्ट क्वेश्चंस की हो गई, उससे कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया। पर टेस्ट के अंदर भी जो कैपेसिटर के क्वेश्चंस है, अब तुम होपफुली इजीली उनको कर पाओगे। टेस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस आसान है, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल है, सो यू गाइस विल बी एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। ये तो डायरेक्टली एज अ रिजल्ट लिखवाया था आपने। कौन सा, ये वाला? यस मैम। ये तो मुझे याद भी नहीं है मैंने कब लिखवाया था, इतना पहले लिखवाया था, टाइम इतना हो चुका है। हाँ बट ठीक है, अब सॉल्व करने की कोशिश करो, कैसे करेंगे सॉल्व। इसमें भी थोड़ा यार मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। यस मैम, डिफरेंशिएट। ठीक है, एक बार पोल में मार्क करो क्या लग रहा है सही। ठीक है, ए ऑप्शन आया है बच्चों का, वेरी गुड। बाकी बच्चे बताओ, बी सी डी कोई ऑप्शन सही लग रहा है, ए बी सी डी में से, या फिर नन ऑफ दीज लग रहा है तो वो चैट बॉक्स पे लिख देना कि मैम नोटा, मैम नहीं आया, मैम कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, आज की क्लास, क्या बेटा, आज की क्लास का ना नोट्स भेज रही हूँ तुम्हें, ट्राई करना कि एक बार जो भी थोड़ा सा मैथ्स वाला पार्ट है वो रिवाइज कर लो, कहीं पे कुछ गड़बड़ लगती है तो वो भी देख लो, रिवाइज जरूर कर लेना ये मैथ्स वाला पार्ट। टेक्निक समझ में आ जाए तो स्टेप्स लिख लेना ऊपर, मैथ्स रिवाइज कर लेना अपने लिए। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फोर्स कितनी लग रही है भाई, तो पता ही है, कूलम्स फोर्स के क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब तुमसे पूछा है कि इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है और
हमें बताना है कि क्यूब तो हमारा कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू हमारा कांस्टेंट है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है। तो हमें बताना है कि कूलम रिपल्शन उनके बीच में मैक्सिमम कब होएगी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू। उनको मैं किस तरीके से डिवाइड करूं मुझे ये बताना है। उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो मैंने कांस्टेंट रखा है, उनके बीच में जो ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो भी मैंने कांस्टेंट रखा है। तो ये करने के लिए हम फोर्स को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू, है ना। इसको करने के लिए हम स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तुम्हारे पास क्या आएगा स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में करोगे तो? इसको थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। स्क्रीन स्टार्ट हो गई है। अच्छा बेटा कोई नहीं, रिफ्रेश कर रही हूँ। अभी आ गई बच्चों? आ गई मैम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k इंटू कैपिटल क्यू माइनस 2kq अपॉन डी स्क्वायर एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये छोटू सी चीज है, इसको जैसे ही करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। डी स्क्वायर वाला पार्ट 0 हो गया, kq इज इक्वल टू माइनस 2kq तुम्हारे पास आ जाएगा। तो बिल्कुल सही, कैपिटल क्यू अपॉन क्यू की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2। सही है इस तरीके का छोटा सा क्वेश्चन? ठीक है, Yes, ऐसे चॉकलेट क्वेश्चन। तो इतना ही करेंगे बेटा आज की क्लास में, ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन काफी कर लिए हैं, तो थोड़ा सा अब रेस्ट ले लो बेटा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। अभी रुक जाओ एक बार, रिकॉर्डिंग